वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको AEC2 इंग्लिश का जो पार्ट 2 है वो कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कॉम्पोजिशन में पार्ट 1 को जो है कंप्लीट करा दिया है। ये पार्ट 2 है, एक पार्ट और है पार्ट 3, ठीक है, उसको भी जो है इसके बाद में लाऊंगा। तो आपको अभी पार्ट 2 को समझना है। पार्ट 1 आप लोगों ने समझ लिया होगा। पार्ट 2 में हम लोग सर्कुलर राइटिंग के बारे में, रिज्यूम राइटिंग के बारे में, एजेंडा राइटिंग के बारे में जानेंगे। और ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपका 30 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें कॉम्पोजिशन में जो 30 मार्क्स है वो इसी में से आएंगे। इससे पहले मैंने आपको नोटिस राइटिंग के बारे में बताया, ऑफिस मेमो के बारे में बताया, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताया। वो सब आप देख लीजिए, पिछला वीडियो में आप प्लेलिस्ट में उसको जाकर देख सकते हैं। तो मैं इसको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो AEC2 है, ठीक है, इसमें आपका 2 यूनिट है। पहला यूनिट में आपको जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के सभी 2-2 नंबर के रहेंगे। पहला यूनिट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी के सभी 2-2 नंबर के होंगे। इसका मतलब कितना नंबर हुआ? 20 नंबर। और जो दूसरा यूनिट है उसमें आपको जो है 3 क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स करके होगा। याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन बनाना है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 करके, मतलब 3 दाएँ 30, यानी कि 30 मार्क्स का होगा। ये जो कॉम्पोजिशन लिखा है ना 30 मार्क्स, यही वाला है। तो यहाँ आपको जो सेकंड यूनिट है ना उसमें 6 क्वेश्चन रहेगा टोटल, और 6 क्वेश्चन में आपको अपना सेलेक्टिव कोई सेलेक्ट करके 3 ठू ही बनाना है। इसको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप सब मत बना दीजिएगा। जो 6 ठू दिया रहेगा उसमें से 3 ठू आपका पसंद का आपको बनाना है, जिसको आप अच्छे से सकेंगे, अच्छे से लिखने सकेंगे, उसी को बनाइएगा। चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो ऑफिस मेमो हो, चाहे वो आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो, चाहे सर्कुलर हो, एजेंडा हो, चाहे रिज्यूम हो, ठीक है, या किसी प्रकार का लेटर वगैरह हो, तो उसी को बनाइएगा, ठीक है। और ये जो आपका ग्रामर है, ग्रामर, ठीक है, जो आपका ग्रामर है यूनिट 1 में, उसमें नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये सबके बारे में, और सेंटेंस और उसके भेद, जिसमें कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सारी चीज़ें आपको जो है उसमें से 2-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से समझ लीजिएगा आपका कि 2-2 मार्क्स के आपको उसमें से पूछे जाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, लेकिन जो 10-10 मार्क्स के पूछे जाएंगे वो बड़ा बड़ा होगा। तो कॉम्पोजिशन आपका 30 मार्क्स का और ग्रामर आपका कितना मार्क्स का हुआ? 20 मार्क्स का। टोटल मिला के कितना हुआ? 50 मार्क्स। आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। और आपको कॉम्पोजिशन पे भी पूरा एकदम अच्छे तरीके से मेहनत करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सर्कुलर राइटिंग, ठीक है। ये पार्ट 2 है, और फिर से कह रहा हूँ एक पार्ट और बनेगा क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ इसमें। तो सर्कुलर राइटिंग जो है, इसमें मैं आपको जो है कुछ चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, इसको समझिएगा, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है, इसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर लेटर, ठीक है। ये सर्कुलर लेटर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सर्कुलर या सर्कुलर जो होता है ना, वो जो आपका सिलेबस में दिया है उसका मतलब क्या है। देखिए, अ सर्कुलर लेटर इज ए टाइप ऑफ letter that is written to share a particular piece of information with a very large audience। इसमें आपको याद रखना है कि ये एक जो है इन्फॉर्मेशन का एक कागज़ का टुकड़ा समझ लीजिए कि वो दूसरों तक जानकारी पहुंचना है, ठीक है, और पहुंचाना है कितना? बहुत सारे लोगों को पहुंचाना है। ये 2 तरीके से होता है, या तो ऑफिस से ऑफिस ट्रांसफ़र होगा या फिर आम लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर मतलब क्या होता है? सर्कुलेट होता है, जैसे कि सर्कुलर, सर्कल, सब सर्कल से बना हुआ है, माने गोल। तो ये क्या होता है, जितने भी वो लोग का टारगेट ऑडियंस, जितने भी उसके क्या बोलते हैं, उसके ऑडियंस है, ठीक है, दर्शक वगैरह, तो उनको जानकारी पहुंचाना है, उनको जानकारी पहुंचाना है, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि कभी भी रूटीन वगैरह आता है आपका एग्ज़ाम का, इसके अलावा कुछ भी नोटिस कॉलेज वगैरह से आता है, तो उसमें क्या होता है, उस प्रकार के जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो सबके लिए नहीं होता है, स्टूडेंट के लिए होता है, या कुछ चीज़ें टीचर के लिए होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें स्टूडेंट के लिए, कुछ टीचर के लिए, कुछ स्टूडेंट टीचर दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें लिखी जाती है ना, उसमें से ही कुछ भाग सर्कुलर के होते हैं। सर्कुलर होते हैं, आपका नोटिस एक अलग चीज़ होता है। तो सर्कुलर का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर का मतलब हुआ लेटर, ठीक है, टाइप ऑफ लेटर है
रिटेन टू शेयर ए पार्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विथ ए वेरी लार्ज ऑडियंस। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर लेटर्स, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो गए आपके इंटरनल सर्कुलर लेटर्स, एक हो गया एक्सटर्नल। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप देखिए जो मैंने क्वेश्चन तैयार किया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कुलर लेटर्स। तो यहाँ पर छोटा सा मैं आपको भेद बता रहा हूँ। इंटरनल सर्कुलर लेटर्स का मतलब होता है एन इंटरनल सर्कुलर लेटर्स वुड बी सर्कुलेटेड अमॉन्ग्स्ट अ लार्जर ग्रुप। बड़े पैमाने पर जब ये चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, तो वो इंटरनल सर्कुलर लेटर्स होता है। और एक्सटर्नल सर्कुलर लेटर वुड बी सर्कुलेटेड अमॉन्ग्स्ट क्लाइंट्स और द जनरल पब्लिक। तो आम लोगों के लिए या क्लाइंट्स के लिए जब ये चीज़ उसको जो है भेजा जाता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर लेटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग व्हाट आर द यूजेस ऑफ सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर का उपयोग क्या है? इसका उपयोग हो जाता है, मान लीजिए कि किसी कंपनी को अपना एड्रेस को चेंज करना है, ठीक है, या मतलब जहाँ पर वो पहले से वो जगह को चेंज करना चाहता है तो उसके लिए सर्कुलर लेटर देगा वो, ताकि सबको पता चल सके। अनाउंसिंग ए न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी, उसको नया तरीके से बिजनेस को करना है, उसके लिए जानकारी वो भेजेगा, सर्कुलर लेटर वहाँ से लिखेगा। सोशल एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ करानी है उसको, तो उसको लेकर वो क्या करेगा, उसको लेकर एक सर्कुलर लेटर भेजेगा। इसके अलावा कोई मीटिंग कराना हो, ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग, तो उस पर भी वो सर्कुलेटेड लेटर जो है लिखेगा। तो ये जो सर्कुलर्स होते हैं ना, ये जानकारियाँ दी जाती है लोगों को, या फिर उस क्षेत्र का मान लीजिए कोई कॉलेज सर्कुलर लेटर जारी कर रहा है तो कॉलेज में क्या नियम बदले गए हैं उसको लेकर, कोई मीटिंग होना है उसको लेकर वो सर्कुलर लेटर जारी कर सकता है। उसी प्रकार कोई कंपनी अपने मीटिंग के लिए जारी कर सकता है उसको। इसी प्रकार से जो सरकार है, सरकार भी जारी कर सकती है। तो ये जो सर्कुलेटर जो सर्कुलर्स होते हैं ना, ये दरअसल क्या होता है कि उसको अपना एक टारगेट ऑडियंस होता है, टारगेट लोग होते हैं, उन तक वो जानकारी पहुंचाना होता है, और इसीलिए वो सर्कल होता है, उनके बीच घूमते रहता है जानकारी ठू। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेंज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर और कंपनी। मान लीजिए कोई संगठन है, कोई संस्था है या कोई कंपनी, वो अपना नाम चेंज करना चाहती है, उसको लेकर भी वो बाकी लोग को जानकारी देगा सर्कुलर लेटर से। अब आते हैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इसकी जो विशेषताएं हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर लेटर, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो मैंने कुछ प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सिसनेस एक है, ठीक है। ए सर्कुलर लेटर इज ऑलवेज कंसाइज बट कंप्लीट, ठीक है। कॉन्सिसनेस का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा, ठीक है। ए सर्कुलर लेटर एक्सप्रेस द मैसेज ब्रीफली एंड प्रिसली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कुलर लेटर होता है ना, वो छोटा होता है, संक्षिप्त होता है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें जो भरी रहती हैं ना, वो एकदम परफेक्ट रहती है, छोटा चीज़ से ही काम हो जाता है। उसके बाद आता है आपका कोटेसी। कोटेसी क्या है? द इन्फॉर्मेशन इज पुट हेयर इन कोटियस वे सो दैट पीपल फील गुड टू रीड इट। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कुछ जानकारी दी जाती है तो उसके बदले में ये बताया जाता है कि उसके सौजन्य से या वहाँ से बताया जा रहा है, या कुछ भी जानकारी दी जाती है तो बोलते हैं वहाँ से हम लोग ने जो है जानकारी इकट्ठा की, तो ये इसको बोलते हैं कोटेशी, यानी कि सौजन्य से, इसको बोलते हैं सौजन्य, है ना। आप देखेंगे कोई न्यूज़ चैनल ना, वहाँ पे लिखा रहता है कोटेशी करके। तो दरअसल लोग जहाँ से उस न्यूज़ को ला कर अपने दर्शकों को दिखाता है, वो उसको, उसका मतलब एक प्रकार से सौजन्य, उसका क्रेडिट देता है उसको। उसके बाद आता है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी मतलब आप समझ लीजिए कि सत्यता है ना, या फिर जिसको बोलते हैं प्रामाणिकता। अ सर्कुलर लेटर ऑलवेज पुशेस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जो सर्कुलर लेटर होता है ना, वो एकदम प्रामाणिक जो इन्फॉर्मेशन उसको भेजता है, बेकार की बातें उसमें नहीं होती। आस्किंग फॉर एन एक्शन, ऑल सर्कुलर लेटर्स कॉल फॉर सर्टेन एक्शन फ्रॉम द रीडर्स। यानी कि जिसको भी ये पत्र भेजा जाता है, जो रीडर्स होते हैं, उनसे वो जो है तुरंत उसको, उस पर जो है एक्शन मांगता है कि कार्रवाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि फॉर्म फिलअप होने वाला है और कॉलेज ने जो है सर्कुलर जारी कर दिया कि सभी बच्चों को ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया कि ये वही हो गया, ऑल सर्कुलर लेटर्स कॉल फॉर सर्टेन एक्शन फ्रॉम द रीडर्स, यानी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली है। तो ये फिलहाल नोटिस में भी होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, नोटिस और सर्कुलर्स में। अब आते हैं एक तो सैंपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर होता किस टाइप से है। मैंने तो समझा दिया उसके बारे में सर्कुलर लेटर, अब ये होता किस टाइप से थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए, ये है सर्कुलर लेटर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ABC यूनिवर्सिटी नियर XYZ कैंपस, ठीक है, एक काल्पनिक नाम वगैरह दिया गया है। यहाँ पर आपका सर्कुलर नंबर होता है, यहाँ पर आपका डेट होता है, और ये देखिए इसे सर्कुलर लिखा रहेगा, उसमें सर्कुलर लिखा रहेगा, और फिर यहाँ पर सारी चीज़ें दी रहेगी। ये इसका मेन बॉडी हो गया, और इधर साइड में आपका सिग्नेचर, और इधर कॉपी टू, मतलब किसको किसको कॉपी टू भेजा जाएगा, ठीक है, वो कॉपी जो है वहाँ नीचे लिखा रहेगा। थोड़ा मैं आपको दिखा दूँगा, ये देखिए
ऑल द डीन्स, ऑल द एचओडीज़। तो ये जो है आपका, ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर लेटर। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, कुछ जानकारी भेजना चाहती है, तो उस पर जो है वो क्या करेगा, एक सर्कुलर लेटर एक जारी करेगा और बोलेगा ये सभी एचओडी को भेज दीजिए, सभी डीन्स को भेज दीजिए कि सभी अपने अपने वहाँ इंटरनल एग्ज़ाम ले ले। आप लोग देखे होंगे इस कॉलेज वगैरह में आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो इंटरनल एग्ज़ाम होने से पहले जो डेट वगैरह डिसाइड किए जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर डिसाइड किए जाते हैं, वो सारे के सारे जो है यूनिवर्सिटी से उनको जो है एक सर्कुलर जारी किया जाता है जितने भी उसके कॉलेजेस हैं, ताकि वहाँ के जो एचओडी है, जो डीन्स हैं, उनको ये खबर मिल सके कि कब तक उनको वो सब जमा करना है। तो ये उन तक पहुँचता है और वो लोग फिर आप लोग का एग्ज़ाम ले लेते हैं। इस टाइप से सर्कुलर लेटर सर्कुलेट करते रहता है, मतलब घूमते रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक छोटा सा जो है उसका सैंपल तैयार किया है, ये वाला इस टाइप का सैंपल जो है, अगर एग्ज़ाम में आपको पूछता है तो इसको ध्यान रखिएगा कि आपको इसी टाइप से बनाना है। सबसे पहले कॉलेज का नाम या कंपनी का नाम या गवर्नमेंट का जो भी है, गवर्नमेंट की जो बॉडी है, जो संस्था है, उसका नाम। उसके बाद सर्कुलर नंबर आपके लेफ्ट साइड में होने चाहिए, यानी कि बाएं तरफ, डेट आपके दाहिने तरफ होने चाहिए, सिग्नेचर नीचे में दाहिने तरफ होने चाहिए और बीच में बॉडी होना चाहिए, मतलब कि उसका जो मेन पार्ट जो है सर्कुलर का, और सर्कुलर लिखा होना चाहिए। और लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ नीचे में आपको कॉपी टू, जिसको कॉपी देना है वो उसके बारे में है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर। अब मैं आता हूँ आपको एजेंडा की तरफ लेकर, एजेंडा राइटिंग। अब सोचेंगे ये एजेंडा क्या होता है। एजेंडा का मतलब होता है कि कोई भी काम करने से पहले उसका एजेंडा तय कर लेना, ठीक है, मतलब उसमें क्या क्या काम होने वाला है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्सप्लेन एजेंडा, एजेंडा की व्याख्या कीजिए। तो लिखा है एजेंडा स्टॉप मीटिंग एक्टिविटीज़ इन द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी टेकन अप, बिगिनिंग विथ द कॉल टू ऑर्डर एंड एंडिंग विथ एडजर्नमेंट। मतलब ये हुआ कि एजेंडा जो होता है ना, वो किसी भी मीटिंग को सही दिशा में ले जाने का काम करता है, सही टाइम पे उसकी शुरुआत करता है, सही टाइम पे उसकी समाप्ति करता है, किसी भी प्रकार की बेकार की बातें वो नहीं होने देता है। टाइम का सदुपयोग समझ लीजिए, यानी कि जो समय का सदुपयोग करता है वो एजेंडा के द्वारा ही होता है। मान लीजिए कोई मीटिंग होने वाला है और मीटिंग को लेकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा होने के बाद कुछ जन जो है अपना आपसी मुद्दा उठा दिए, जिस वजह से पूरा मीटिंग एकदम गड़बड़ हो गया और सब कोई उनके बात को लेकर सुनने लग गया, उससे बहसें होनी चालू हो गई। तो लोग जिस काम के लिए सब इकट्ठा हुआ था वो तो हुआ नहीं, हो गया उल्टा। तो इसीलिए बोलते हैं कुछ भी मीटिंग करने से पहले, चाहे वो सरकारी मीटिंग हो, प्राइवेट मीटिंग हो, स्कूल का कुछ मीटिंग हो, एजेंडा तय कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं वो है कि यहाँ पर 4 विशेषताएं मैंने बताई है। पहला है इट इज़ अरेंज अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंड। ये इस प्रकार से अरेंज किया जाता है और इसके अंतिम भाग को महत्व दिया जाता है। एजेंडा इज सेंड अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। जब मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है तो उसी के साथ साथ एजेंडा भी भेज दिया जाता है। एजेंडा उसी के साथ जाता है ना, और नोटिस के साथ, ताकि उनको पता चले कब टाइम में क्या होने वाला है। इट इज़ रिटन इन ब्रीफ बट एक्सप्लिसिट मैनर। ठीक है, ये छोटा में लिखा रहता है, बहुत छोटा होता है लेकिन इसके मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। अब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स मतलब क्या हुआ, जिस पर विवाद होता है। शुड बी रिटन एट द एंड, यानी कि जो एजेंडा होगा उसमें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जिस पर विवाद होने का, झगड़ा होने का चांस है, उसको सबसे नीचे लिखा जाएगा, ताकि बचे खुचे टाइम पर उसको जल्दी से जल्दी विचार कर लिया जाए। इसका महत्व क्या है एजेंडा का, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका महत्व यहाँ पर है 3 ठो, और उसके बाद सैंपल भी है उसके नीचे। तो इट हेल्प्स टू टेक ए प्रॉम्प्ट डिसीजन, मतलब ये हमें सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द अननेसेसरी टॉकिंग इन द मीटिंग, बेकार की बातें मीटिंग में ना हो, इसके लिए भी एजेंडा जरूरी है। और तीसरा बोलता है इट कैन इंश्योर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कस इन मीटिंग। जितने भी टॉपिक्स हैं, ताकि हम लोग भूल ना जाएं उस टॉपिक्स को, वो मीटिंग में ज़रूरी हो, उसको लिख लिया जाता है, और कब किसको बोलना है इसी को एजेंडा कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कुछ मैंने बताया वो किस टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए सैंपल, एजेंडा का सैंपल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको आराम से दिखेगा, ये देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले होगा कंपनी का नाम ऊपर में, ठीक है, XYZ कंपनी, मान लीजिए कुछ भी आप ऐसे XYZ PQR कुछ भी कंपनी लिख दीजिएगा। बोर्ड मीटिंग हो रहा है और लेफ्ट साइड में आपका डेट होगा, डेट को, किस डेट को मीटिंग हो रहा है, ठीक है, और उसी में लोकेशन भी होगा, कौन सा बिल्डिंग पे हो रहा है या फिर किस जगह पे हो रहा है। उसके बाद टाइम कब से कब तक, यहाँ जैसे मैंने लिखा है 9 से लेकर 11 तक। रूम नंबर कौन सा है, 34, 35, 40, 50, कौन वाला रूम नंबर है। इस प्रकार से ये चीज़ें होगी, ठीक है, यानी कि आपके बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में डेट और लोकेशन, और दाहिने तरफ टाइम और रूम, और बीच में सबसे टॉप पे कंपनी का नाम और कौन सा मीटिंग हो रहा है उसकी जानकारी। इसके बाद जो नीचे है वो आपका हो गया होस्ट। होस्ट मतलब
कौन इस मीटिंग को करवाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ABC, आप चाहे तो कुछ नाम भी वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा हो गया अटेंडीज, कौन कौन इस मीटिंग में भागीदारी, कौन भाग ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही रेंडमली कुछ काल्पनिक चीज़ें लिख दी, वो है PQR IMN WXY RSTCD, आप समझ लीजिए किसी का नाम वगैरह है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी का नाम जो है वहाँ पर आप लिख सकते हैं, और वो जो है वहाँ भाग लेने आया है मीटिंग में, और मीटिंग का पूरा टाइमिंग नीचे लिखा गया है। अब यहाँ पर जो है 3 कॉलम है, टाइम, टॉपिक और प्रेजेंटर। देखिए 9 से लेकर 9:30 तक लिखा गया है कि वेलकम होगा, माने स्वागत भाषण होगा, और उसको ABC यानी कि जो होस्ट है वो कराएगा। उसके बाद 9:30 से 10:15 तक जो होगा बोर्ड का जो अनाउंसमेंट है, क्या क्या चीज़ें बदली जाएंगी, उस पर PQR नाम का व्यक्ति जो कि अटेंडीज है, जो भाग लेना है, वो बोलेगा। उसके बाद न्यू बिजनेस प्लान 10:15 से 10:55 तक, वो तो होस्ट वाला ही बोलेगा। और लास्ट वाला जो मीटिंग एडजर्नमेंट है, जो भी चीज़ें हैं लास्ट वाला, वो ABC के द्वारा बोला जाएगा जो कि होस्ट है। तो इस प्रकार से आपको एजेंडा राइटिंग को समझना होगा, या कुछ क्वेश्चन एजेंडा राइटिंग पे देता है तो आप इस प्रकार से उसको बना सकते हैं। ये एजेंडा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट हो तो आप उसको क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ और ईमेल राइटिंग की तरफ लेके जाता हूँ। ईमेल राइटिंग आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस में, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ईमेल राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी के फ़ोन में गूगल का जो जीमेल है आपके पास होगा ही, फ़ोन में जीमेल जो है ID या ईमेल ID सबके पास होता है। अब सवाल कि ईमेल है क्या, तो ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मेल मतलब क्या होता है, मैसेज, किसी को खबर पहुंचाते। तो जब वो बिजली की रफ्तार से जाता है, ठीक है, बिजली के माध्यम से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये लोगों से संप्रेषण करने का या लोगों से बातचीत करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे आसान जो है माध्यम है। व्हाट आर द एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। अगर आप अपने फ़ोन में जीमेल खोलेंगे और वहाँ पर कंपोज बटन रहेगा, उसको दबा के आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका एक जीमेल आ जाएगा। वहाँ पर सबसे ऊपर जो है आप ही का ईमेल ID रहेगा फ्रॉम लिख के। उसके बाद 2 जिसको आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद CC और BCC, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट जो है किस सब्जेक्ट पे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। मान लीजिए कि किसी को बधाई देना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी को कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं, बोर्ड मीटिंग बुलाना चाहते हैं, उस प्रकार से। सैल्यूटेशन, अभिवादन करना है लोगों का, ठीक है, डियर करके इस प्रकार से, जैसे डियर ऑल, डियर फ्रेंड, ऐसे करके। उसके बाद मेन बॉडी, जो उसका मेन पार्ट होता है वो हो गया, यानी कि उसमें जो महत्वपूर्ण बातें लिखी जाएंगी। क्लोजिंग, फिर समाप्ति, और लास्ट में अटैचमेंट, अगर कुछ फाइल वगैरह भेजना है तो वो। तो ये चीज़ें होती है ईमेल में। अब मैं आपको बताता हूँ ईमेल के फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। तो इसके कुछ फ़ायदे देख लीजिए, ठीक है। ये सबसे सस्ता है, ठीक है। दूसरा, ये कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा, विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी सेंड इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हम लोग ईमेल की मदद से एक बार में बहुत सारे लोगों को जानकारी पहुंचा सकते हैं। कुछ नुकसान भी है, जैसे कि इंटरनेट के बिना काम नहीं करेगा। उसके बाद आपका पहचान जो है खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि बाकी तक आपका ईमेल ID पहुंच जाता है। इसके बाद ईमेल जो है उसमें वैसे बहुत सारे ऐसे बग्स, वायरस भी आ जाते हैं, वो भी एक खतरे का कारण है। अब मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, ये रहा, ये सैंपल है ईमेल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने चीज़ें आपको बताई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। फॉर्म हो गया, यहाँ पर एक ठू ऐसे ही काल्पनिक जीमेल मैंने वहाँ पर जो लिख दिया है। उसके बाद एक ठू हो गया, ठीक है। फॉर्म मतलब जो भेज रहा है उसका ईमेल ID, और 2 मतलब जिसको भेज रहा है उसका ईमेल ID। CC और BCC लिखने का ज़रूरत उतना ज़्यादा मायने नहीं है, कभी कभी काम आते हैं। मतलब कार्बन कॉपी वगैरह होता है ना, जिसे रख लेना, उसका जो भेज रहे हैं उसका एक कॉपी रख लेना, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट, तो देख लीजिए यहाँ पर है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर फर्स्ट प्राइज। मान लीजिए कि किसी का जो है यहाँ पर है शारदा का जो भाई है रवि, उसने जो है फर्स्ट प्राइज हासिल किया है अपने कॉलेज में। तो उसने उसको जो है एक जीमेल लिखा है और कॉन्ग्रेचुलेट किया उसको, और लिखा है डियर रवि, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन। कि रवि, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कॉलेज में जो वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ उसमें तुमने प्रथम प्राइज हासिल की। योर सक्सेस इज डिबेट इज़ वेरी रिमार्केबल, ठीक है, तुम्हारा जो सक्सेस है वो काबिल तारीफ़ है। योर फर्स्ट प्राइज सो दैट हाउ मच यू प्रिपेयर फॉर दिस कॉम्पिटिशन, तुम फर्स्ट आए, इससे पता चलता कि तुमने कितनी कड़ी मेहनत की। योर सिस्टर शारदा, तो शारदा इस प्रकार से उसको लिखती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो डियर रवि देख रहे हैं इसी को बोलते हैं सैल्यूटेशन, और बाकी डियर रवि के बाद ये जितना चीज़ देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेन बॉडी। और इसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है, जो भेज रहा है उसके बारे में वो अपना जो है लिख रहा है। ये तो आ गया आपका ईमेल राइटिंग। और आपका आता है रिज्यूम राइटिंग। जो रिज्यूम राइटिंग है, ठीक है, इसमें जो है आपको ये समझना है कि रिज्यूम का मतलब होता क्या है।
आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह इंटरव्यू दिया होगा और अपना रिज्यूम भी सबमिट किया होगा। कहीं भी जब आप किसी प्राइवेट जगह पे जो है अपना नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या कोई छोटा मोटा कंपनी पे कुछ काम के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं कंप्यूटर के लिए कुछ भी, तो आप अपना रिज्यूम एक बना के रखते हैं, उसको आप उसको भेजते हैं। तो उन लोगों को अच्छे से पता है कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता है, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, बस इतना देख लीजिए कि इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पर जो है रिज्यूम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिज्यूम? तो रिज्यूम इज़ ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट यूज टू समराइज अ जॉब सीकर्स एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर। तो बता रहा है कि रिज्यूम एक क्या है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जॉब ढूंढने में, जहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस यानी अनुभव और अपने क्वालिफिकेशन को, जो हमारा एम्प्लॉयर है यानी कि जो कंपनी का जो नौकरी देता है वो वाला विभाग है, वो उसको जांचता है। और इसके बाद एलिमेंट क्या क्या होते हैं इसमें, यानी कि एक रिज्यूम में कौन कौन से तत्व होते हैं उसमें देखिए क्या क्या होता है। आपका नाम होता है, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका फुल एड्रेस, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितना टेक्नोलॉजिकल आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका सिग्नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। और इसके अलावा बताता है कि एक चीज़ और है, बहुत जन उसको बोलता है CV, बहुत जन CV भी बोलता है, ठीक है। तो CV बहुत जन बोलता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि रिज्यूम और CV एक ही है। रिज्यूम और CV अलग अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि रिज्यूम इज रिलेटिवली शॉर्ट डॉक्यूमेंट मीन टू मार्केट योर प्रोफेशनल एबिलिटीज़। जो रिज्यूम होता है ना कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, 1 से 2 पेज, अधिक से अधिक 1 से 2 पेज। लेकिन जो CV होता है ना, CV कॉन्टेंट थ्रो लिस्टिंग योर प्रोफेशनल एकेडमिक एंड अदर एक्सपीरियंस। ये आपके बाकी सारे एक्सपीरियंस को, आप पिछले टाइम पे कहाँ पे काम करते थे, उसमें क्या जानकारी थी, आप किस चीज़ में स्पेशलाइज है, ठीक है, मतलब आपको किस चीज़ के बारे में अच्छे से स्पेशल नॉलेज है, वो चीज़ हर चीज़ इसमें होता है। और ये 3 से 4 पेज तक पहुँच जाता है। तो रिज्यूम आपका 2 पेज में निपट जाएगा और जो CV है वो आपका 3 से 4 पेज, 5 पेज भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आप पूरा अपना डिटेल जानकारी देते हैं। तो इसलिए दोनों अलग है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ पॉजिटिव की पॉइंट्स बताइए CV के बारे में। अगर CV का अगर बात करें तो कोर्स ऑफ लाइफ भी इसको बोल सकते हैं, पूरा आपका जीवन भर का जो या जितना अभी ये हुआ है, जितना सीखे हैं उसकी पूरी जानकारी। इट कॉन्टेंट्स योर प्रोफेशनल लाइफ, वर्क हिस्ट्री, एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन, दे कैन एक्सटेंड वेल बियॉन्ड 3 to 4 पेजेस। मैंने बताया ना 3 से 4 पेज ये लग जाता है इसको, और इसमें आपकी सारी जानकारी होती है, जैसे कि आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा है, आपका जो वर्क हिस्ट्री, पहले जहाँ काम करते थे उसका इतिहास क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन आप किस में है, ये सारी चीज़ें जो है CV में होती है। अब देखते हैं हम लोग सैम्पल ऑफ रिज्यूम। तो रिज्यूम कैसे लिखा जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, एड्रेस है, ठीक है। यानी कि जो अपना रिज्यूमे बना रहा है उसका नाम होगा, यहाँ पे पिताजी का नाम होगा, माताजी का नाम होगा, एड्रेस फुल एड्रेस होगा, और इस जगह पर जो है वो उसका एक फ़ोटो होगा पासपोर्ट साइज़ का। इसके बाद कौन से पोस्ट के लिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है HR मैनेजर, कौन से पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है करियर का, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पहले से लिखा रहता है, जैसे बनाएंगे ना तो वो जो कैफ़े, साइबर कैफ़े वाला होता है वो जो है लिख के रखता है उससे पहले। टू वर्क विद ए रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज बाई बेस्ट स्किल एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो अपना स्किल को डेवलप कर सकता है, क्रिएटिविटी को, वो मतलब कंपनी की तारीफ़ कर रहा है। और इसके बाद अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है यहाँ पे। ये देखिए पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन जो है इस टाइप से उसको भरना होगा आपको, जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, बोर्ड का नाम, स्कूल कॉलेज का नाम, कौन सा साल में एग्ज़ाम दिए थे, कितना % लाए थे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। तो मान लीजिए कि जेक बोर्ड से सबको अधिकतर तो जेक बोर्ड से ही देते हैं, और यूनिवर्सिटी जो होता है कोलान यूनिवर्सिटी। तो मान लीजिए ABC नाम का कोई स्कूल है, 2009 में उसने एग्ज़ाम दिया था, 95% लाया मैट्रिक में। इंटर में भी उसी स्कूल से इंटर किया, और उसके बाद 2011 में एग्ज़ाम दिया, 97 लाया। और XYZ कॉलेज में एडमिशन लेके 2015 में उसने जो है उसका ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद जो है 98% उसने लाया। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस टाइप से बना के साफ तरीके से दिया जाता है। आप भी इसी बनाइएगा अगर एग्जाम में पूछता है तो। और इसके बाद फाइनली कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि उसका स्ट्रेंथ और हॉबीज़, यानी कि जो रिज्यूम वाला है, यानी कि जो रिज्यूम दे रहा है वो उसका अपना स्ट्रेंथ बताएगा और अपना हॉबीज़ भी बताएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या है, देखिए बोला कंसिस्टेंट परफॉर्मर, मतलब लगातार मेहनत कर सकता है वो, उसके अंदर मैनेजमेंट का स्किल है, वो बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है, वो किसी भी कार्य को कर लेता है, बहुत जल्दी कोई जो है ढल जाता है वो, मतलब बहुत जल्दी ढल जाने का मतलब होता है कि बहुत जल्दी किसी भी काम को वो अपना लेता है, और उसमें जो है बहुत जल्दी वो अपने उस चीज़ में एक मेहनत करने को स्टार्ट हो जाता है, समझ लीजिए कि बहुत ही जल्दी, उसको एडेप्टेबल बोलते हैं। और यहाँ पर होता है उसका हॉबीज़ में लिसनिंग म्यूज़िक, उसको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है,
या प्लेइंग चेस या पेंटिंग, इस प्रकार से मतलब रिज्यूम लिख रहे हैं तो आप अपने बारे में कुछ हॉबीज़ बताएंगे ताकि सामने वाले पर उसका एक प्रभाव पड़े, और अपनी स्ट्रेंथ वगैरह बताना, ये सारी चीज़ें रिज्यूम में शामिल होती है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, ठीक है। वो आपका हो गया, सबसे पहले मैंने आपको बताया सर्कुलर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा सर्कुलर के बाद, ठीक है, एजेंडा, ठीक है, और एजेंडा के बाद हम लोग ईमेल राइटिंग, और उसके बाद हम लोग जो है रिज्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इस वीडियो लेक्चर में मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद बहुत सारे लेटर्स हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इन चारों पर जो है स्पेशल फोकस कीजिए, ठीक है। जो जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आपके पास इसके अलावा भी कुछ और सारे जो है इसके नोट्स वगैरह हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपका दिमाग जो है चारों दिशाओं से काम करने लगे। ऐसे नहीं कि एक ही पर निर्भर रहना है, आपको अधिक से अधिक जो है अपना दिमाग को खुला रखना है, और जिधर से भी नॉलेज मिल रहा है उसको इकट्ठा करना है, और फिर उस नॉलेज का यूज आप एग्ज़ाम में करेंगे तो बेशक आपका मार्क्स बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है पूरी तरीके से इसको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपके पास इसको लेकर कुछ सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, और इसके बाद में जो है इसका थर्ड पार्ट जो कि फाइनल पार्ट होगा, उस पार्ट को जो है मैं बहुत जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, ग्रामर सेक्शन पे फोकस कीजिए, 20 मार्क्स वहाँ मिलेगा, और कंपोजिशन में थोड़ा ज़्यादा वेटेज, क्योंकि उसमें 30 मार्क्स मिलेगा। ग्रामर सेक्शन में आपको कम लिखना होगा, जबकि जो आपका कंपोजिशन है इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएगा। इतना सारा पॉइंट में 3 क्वेश्चन आएगा, मतलब 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। आएगा तो 6 बनाना है, 3 और उसमें 30 मार्क्स से 10-10 करके। तो इसलिए आपको उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से सजा के थोड़ा लंबा करके बनाना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।